हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पार्ट पेपर 1 है, यूनिट फर्स्ट है और दर्शन शास्त्र से संबंधित या पार्ट 3 होगा। इससे पूर्व हम दर्शन शास्त्र से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र करा चुके हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। शिक्षा और दर्शन, बौद्धिक कालीन शिक्षा, भारतीय संविधान, प्लेटो, अरस्तु, रूसो और जॉन डेवी से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 9वां होगा। इससे पूर्व हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हम यूनिट 3 के करा चुके हैं, आईसीटी के करा चुके हैं, आईसीटी, जबकि 3 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम यूनिट 5 के करा चुके हैं, यानी भारतीय शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां और आयोग से संबंधित। तो देखते हैं आज का प्रश्न पत्र, स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण वीडियो देखना। और कई बात यह बात आती है कि प्ले लिस्ट में बना चुका हूँ, संपूर्ण वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, हिंदी के अलग मिलेंगे और आपको शिक्षण अभिरुचि की अलग मिलेंगे। इससे पूर्व जो फर्स्ट पेपर था शिक्षण अभिरुचि का, उससे संबंधित में मैं महत्वपूर्ण 21 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जबकि 27 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम हिंदी के करा चुके हैं। तो संपूर्ण वीडियो आप प्रैक्टिस जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस काल में मानव जीवन का आदर्श सदा जीवन उच्च विचार था? बौद्धिक कालीन, बौद्धिक कालीन, वैदिक कालीन, जैन कालीन, मुगल कालीन। देखो, आज दिनचर्या के जीवन में हम क्या कहते हैं, अरे हाँ, जब आदमी अपने व्यक्तित्व को निखार या परिपक्वता समझता है दूसरे व्यक्ति के संबंधित, चाहे व्यावहारिक हो चाहे किसी भी रूप में हो, तो हम कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, है ना, कि हम साधारण तौर से रहते हैं और हमारी विचारधारा उच्च कोटि की है, भाईचारे से है। तो यह शब्द कहाँ से गाड़ा गया है, इस शब्द की उत्पत्ति किस कालीन से है और किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी आपके उसमें लगा हुआ है, कहीं बाहर से आउट ऑफ सिलेबस से यह क्वेश्चन नहीं है। तो ये इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बौद्धिक कालीन, वैदिक कालीन, बौद्धिक कालीन नहीं वैदिक कालीन से यह शब्द, यह वाक्य लिया गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो शिक्षक को अधिक बल देता है, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। ठीक है, तो शिक्षक की बात कर रहा है। आज वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बालक को महत्व दिया जाता है, जैसे आपने एनसीएफ में देखा होगा और इसके साथ ही हम कई चीज़ें पढ़ते हैं। आपके जो शिक्षण अभिरुचि लगी है वहाँ पर भी बालक को महत्व दिया जाता है। एनसीईआरटी जो अपना कोर्स जारी करते हैं उसके अंतर्गत भी जो है बालक को महत्व दिया जाता है, लेकिन दर्शन शास्त्र की पूर्व विचारधारा के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि शिक्षक को अधिक बल दिया जाता है, किस धारा में दिया जाता होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी आदर्शवाद को। ठीक है ना, आदर्शवाद से कौन कौन लगे हुए हैं, जो पुराने दार्शनिक हैं, जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तु नहीं आएंगे, अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, जबकि रूसो 1700 करीबन इनका जन्म हुआ था, रूसो। तो आप इस पॉइंट को रख लेना। आप इन चीज़ों में रखोगे, एक तो प्लेटो को रखोगे, पहले सुकरात को रखोगे, सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु थे। तो इन 3 पॉइंटों को आप नोट कर लेना। रूसो जो है इनसे संबंधित नहीं थे, रूसो की विचारधारा भी अलग थी, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इस पॉइंट को भी आप नोट रख लेना। तीसरा नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, टैगोर को 1910 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, टैगोर को जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी, तीसरा, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता टैगोर थे, और चौथा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था की स्थापना की। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखो, एक ही उससे तुम्हारे 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। पूर्व में किसी एक व्यक्ति अभ्यर्थी ने ऐसे क्वेश्चन किया था कि सर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की आप लोग सोचे, तो आपकी विचारधारा सही है, परंतु हम रचनात्मक जहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, जैसे आपको मालूम होगा। ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपकी विचारधारा है वो अलग बात है, लेकिन देखो नए अभ्यर्थी भी जुड़े होंगे हर चैनल पे, हर जो है ग्रुप में जो हैं हमेशा जो है 75% लोग जो है क्या जुड़े होते हैं, नए जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा अध्ययन को एक रोचक, एक जो है बेहतर बनाने के लिए एक रचनात्मक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति जो दूर दराज क्षेत्र में, गाँव में या
आप जो कोचिंग सेंटर में अध्ययन नहीं कर सकते तो एक व्यवहारिक माहौल यहाँ से बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए होगा, ठीक है ना। क्योंकि नोबेल पुरस्कार 2010 में जो एक अंग्रेजी राइटर थे उन्होंने इसका अनुवाद क्या किया था, जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था ना, किसको मिला था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था गीतांजलि के लिए, ठीक है ना, साहित्य के लिए। तो उसका अनुवाद जो है अंग्रेजी राइटर ने किया था। तो एक सीधा इसका आंसर क्या है, 1913 में मिला था, ठीक है ना। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 10 में किसी अंग्रेजी राइटर ने इसको क्या किया था, 10 में अंग्रेजी राइटर ने इसको जो है अनुवाद किया था। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में उनकी उपलब्धि काफ़ी रही, तो इतने महान कार्य उन्होंने किए। बताओ, साहित्य नोबेल पुरस्कार ये एशिया, भारत ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे कि जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में। बताओ, जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी और फिर जो है उसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस बीच में उन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। राष्ट्रीय गान के रचयिता यह टैगोरी हैं और शांति निकेतन, जिसको विश्व भारती भी कहते हैं, और इसको विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिल चुका है, जैसे आप लोग जानते हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि जो है किनकी रही, रविन्द्रनाथ टैगोर की रही, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। इसके साथ ही एक पॉइंट आता मित्रों कि 2001 में शांति का पहला पुरस्कार मिला था, और दूसरा पुरस्कार किसको मिला था? दूसरा पुरस्कार की बात करें तो 2001 में जो है BS नायपाल को मिला था, ठीक है ना। नायपाल को, नेपाल को नहीं, नायपाल को मिला था, ठीक है ना। ये पॉइंट भी याद रख लेना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें भी, ये भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और हिंदी साहित्य या उच्च, अगर आप हिंदी साहित्य के माध्यम से आपका अध्ययन विषय हिंदी साहित्य, तो फिर भी ये इन बातों को आपको जो है पता होना ही चाहिए, ठीक है। इनको कब मिला था? 13 में मिला था। 2001 में किसका मिला था? नायपाल को मिला था, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। जबकि साहित्य के क्षेत्र में यह क्वेश्चन आपके GK SST में भी बनेगा, और जनरली आप PCS की तैयारी कर रहे हैं और साहित्य में आप उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की तैयारी करें, नेट, GRF और असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर भारत की बात करें तो भारत रत्न हम बहुत महत्व देते हैं और है भी, उसी प्रकार नोबेल साहित्य को भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें हम 2001 में, तो 2001 का जो साहित्य पुरस्कार था वो मिला था, किसको मिला था? अब्दुल रज्जाक गुरनाक को मिला था, ठीक है ना। अब्दुल रज्जाक गुरनाक को मिला था। 2022 की बात करें तो यह किसको मिला था? एनी अर्नोक्स, फ्रांस की एक साहित्यकार थी। साहित्य की बात कर रहा हूँ मैं, नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2021 की बात करें तो अब्दुल रज्जाक गुरनाक को मिला था, जबकि ये तंजानिया के थे, ठीक है ना। जबकि बात करें 2022 की तो एनी अर्नोक्स को, ये फ्रांस के थे, इनको मिला था। अगर हम बात करें 2023 में तो एक किसको मिला था? जॉन फोसे को मिला था। जॉन फोसे को मिला था, ये नॉर्वे के थे, ठीक है ना, नॉर्वे के थे, नॉर्वे के थे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। 2021 में अब्दुल रज्जाक को मिला था तंजानिया का, जबकि 2022 में एनी अर्नोक्स को मिला था फ्रांस का, जबकि 2023 में जॉन फोसे को मिला था नॉर्वे के, ठीक है ना। इन पॉइंटों को भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से सामान्य जनरल नॉलेज के लिए आपको इन बातों को होना ही चाहिए। और साहित्य नोबेल पुरस्कार का तो बहुत बड़ा महत्व है अपने स्तर पर। अगला चौथा नंबर का प्रश्न है, निश्चयात्मक शिक्षा व नकारात्मक शिक्षा के दो रूप बताए। तो निश्चयात्मक शिक्षा और नकारात्मक शिक्षा के दो रूप किसने बताए? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसो और डी सुकरात। तो किसने बताया? तो चौथा नंबर का प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी रूसो ने दो प्रकार के नकारात्मक और निश्चयात्मक शिक्षा के दो रूप बताए। तो कई बार हमें जो नेगेटिव वाक्य रहते हैं हम उसको बाहर कर देते हैं। चार अगर हमें ऑप्शन मिले तो इन पॉइंटों को भी आप नोट कर लेना। और यही विचारधारा अगर आ गई कि किससे संबंधित था, किस दर्शन से संबंधित था, तो इनका सीधा से सीधा संबंध आ जाएगा आदर्शवाद से संबंधित था, ठीक है ना। इसको आप आदर्शवाद से भी मिलान कर सकते। सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नकारात्मक कौन सी विचारधारा? आदर्शवाद, क्योंकि रूसो नहीं, ये आदर्शवाद से संबंधित नहीं होगा, ये रूसो का है निश्चयवाद।
रूसो का संबंध किससे था? तो रूसो का संबंध था एक आदर्शवाद से संबंधित नहीं था, और आदर्शवाद से किसका संबंध था? प्लेटो और अरस्तु का। जबकि इनका संबंध जो हम अगर माने तो इस शिक्षा को इनको किसके अंतर्गत? प्रकृतिवाद के अंतर्गत इनकी शिक्षा आएगी, ठीक है ना। इनका दर्शन किसके अंतर्गत आएगा? प्रकृतिवाद के अंतर्गत आएगा। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगर उनका नाम नहीं पूछा जाएगा, दर्शन के अंतर्गत आएगा, तो ये किसके अंतर्गत? प्रकृतिवाद के अंतर्गत रूसो आ जाएंगे। अगला 5वां नंबर का प्रश्न है, बालक को जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है, यह कथन किस विचारक का है? तो किसका होगा? हर्बर्ट स्पेंसर, बी जॉन डीवी, सी विवेकानंद और डी रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो बालक जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले प्रश्न पत्र में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे नेट का आपने देखा होगा, आरपीसीएस का देखा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉन डीवी, यानी बी आंसर इसका सही होगा। 6वां नंबर का प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं है। पहले प्रश्न पत्र में हमने देखा था कि कौन कौन से केंद्र और सबसे प्राचीनतम कौन सा केंद्र था, भारत का सबसे प्राचीनतम केंद्र कौन था, और नेट और इस प्रकार की आता ही आता है, क्योंकि यहीं से हमारे शिक्षा का ये जो बड़े केंद्र थे। आज जो विश्वविद्यालय जिनको माना जाता था, उस काल में भी थे, बौद्धिक काल में भी थे, वैदिक काल में भी इतने बड़े बड़े केंद्र थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। विदेशों में भी लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। ए विक्रमशिला, बी तक्षशिला, सी वल्लभी और डी कपिलवस्तु। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, कपिलवस्तु नहीं होगा, ठीक है ना। तो 6ठा का कपिलवस्तु नहीं हुआ, क्योंकि कपिलवस्तु क्या है? देखो, कपिलवस्तु में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है ना, कपिलवस्तु में हुआ था। अगर बात करें तो मैंने पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि दो तक्षशिला था, लगभग 700 ईस्वी पूर्व सबसे प्राचीन तक था, जो कि रावलपिंडी, हमने बात की थी, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। विक्रमशिला, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें, एक वल्लभी है और एक विक्रमशिला है। तो देखो, दो केंद्र जब यहाँ पर अपने व्यक्तिगत विचारधाराओं का संघर्ष, जो वर्चस्व की लड़ाई हुई, तो वो जो है बौद्ध धर्म भी दो भागों में बंट गया, ठीक है। बौद्ध धर्म भी दो भागों में बंट गया। तो एक जो वल्लभी है, या हीनयान, ठीक है ना, ये वल्लभी किसका केंद्र था? हीनयान बौद्ध भिक्षुओं का केंद्र था। और दूसरा था नालंदा। तो नालंदा में क्या थे? महायान बौद्ध भिक्षुओं का केंद्र बना। तो इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे, वल्लभी, हीनयान, और जबकि बात करें हम नालंदा, तो महायान धर्म यानी बौद्ध भिक्षुकों का केंद्र रहा। तो इस पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। बाकी पूर्व में मैं इससे चर्चा कर चुका हूँ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है? कौन सी नहीं होगी? ईओन, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, वसीयतनामा। तो कौन सी पुस्तक नहीं होगी? तो आपको मालूम होगी वसीयतनामा जो है, इसका डी आंसर होगा 7वां का। तो जो वसीयतनामा है ये किसका है? तो वसीयतनामा किसका होगा? ये प्लेटो का नहीं, ये अरस्तु का होगा, ठीक है ना, ये अरस्तु का होगा। जबकि यूओन हो गया, सिम्पोजियम हो गया, रिपब्लिक हो गया, ये किसका है? प्लेटो का है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। एक ही क्वेश्चन से बहुत के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे अब आप अध्ययन करोगे, प्रश्न पत्र भी देखोगे, तो आपको रचनात्मक ज्ञान होता रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शून्यवाद के जनक माने जाते हैं। ए बाणभट्ट, बी कणद, सी नागार्जुन और डी गौतम बुद्ध, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8वां का सही आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से था। कई बार अगर कहीं पर आपने प्रश्न पत्र में देखा होगा कि जैसे हम गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवक्ता मानते हैं, तो उनका नाम नहीं होगा, तो नागार्जुन को भी माना जाता है। आपने देखा होगा, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। वहीं हमने पिछले प्रश्न पत्र में बात की थी कणाद। तो कणाद किससे संबंधित था? ये भारतीय परमाणुवाद के जनक माने जाते हैं, परमाणुवाद। इस पॉइंट को नोट कर लेना। नागार्जुन शून्यवाद और परमाणुवाद के जनक किसको माने जाते हैं? कणाद। तो ऐसे रोमांचकारी काफ़ी जो दृश्य आपके सामने डाले, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बशर्ते आपको अध्ययन होना ही चाहिए। आप अगर एग्जाम फाइट करना, तो किसी न किसी रूप में आप
गाए बगाए जैसे भी देखो, लेकिन देखना है, बस आप लोगों को देखना है, यही तभी आपका जो है रचनात्मक अध्ययन हो सके। बाकी गौतम बुद्ध बाणभट्ट के आपने देखा ही है, ये राइटर में लगा हुआ है, तो दोनों तरफ से आपका बनेगा, क्योंकि जीके में क्या लगा हुआ है, प्रमुख पुस्तकें उनके रचनाकार, तो वहाँ पर भी एक कार्य आपका करेगा। जैसे बाणभट्ट की है, बाणभट्ट की कौन सी रचना है, कादम्बरी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट कर लेना। नागार्जुन की एक पुस्तक और थी, ये माध्यमिका कारिका, माध्यमिका कारिका एक पुस्तक और है, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। 9 नंबर का प्रश्न है, अरस्तु शिक्षक के उद्देश्य नहीं मानते। उत्तम नागरिक, सदजीवन की शिक्षा, भौतिक उद्देश्य, शिक्षा के मूल सिद्धांत का परिवर्तन। तो कौन सा उद्देश्य जो है अरस्तु नहीं मानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भौतिक उद्देश्य नहीं मानते हैं, ठीक है ना। अरस्तु क्या नहीं मानते, भौतिक उद्देश्य नहीं मानते हैं। यह उद्देश्य किसका है, रूसू का है, ठीक है ना। भौतिक उद्देश्य कौन मानते हैं, रूसू मानते हैं, ठीक है। बाकी उत्तम नागरिक, सदजीवन या शिक्षा का मौलिक सिद्धांत का जो है उस शिक्षा को उद्देश्य मानती थी अरस्तु। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्ययवादी और आत्मवादी दर्शन किस पश्चात दार्शनिक का है, पश्चाताय दार्शनिक का है। ए प्लेटो, बी रूसू, सी अरस्तु और डी सुकरात। तो प्रत्ययवादी और आत्मवादी दर्शन किसका है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस सीधा किसका होगा, अरस्तु होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो आपने देखा हो, जैसे दर्शन में पहले आपने पढ़ा होगा, तो प्रकृतिवाद, अगर प्रकृतिवाद नहीं आता है, प्रत्ययवाद भी आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, लिखा है, तो तब भी आप कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कहाँ से आ गया, तो वहाँ पर प्रत्ययवादी भी जो प्रकृतिवादी से ही संबंधित है। ये दर्शन किसका, प्लेटो का है। और प्लेटो का जैसे आपने हिंदी साहित्य में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी काफ़ी है, आपने नेट 11 में स्पेशली भारतीय दार्शनिक और पाश्चात्य जो दार्शनिक है वो भी लगे हुए हैं, तो उन पॉइंटों को भी आपने देखा होगा। 11 नंबर का प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो विचार किस दार्शनिक ने दिया। ए अरस्तु, बी रूसू, सी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर का, प्रकृति की ओर लौटो विचार किस दार्शनिक का है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रूसू का है ये, ठीक है ना। तो रूसू की विचारधारा क्या थी और रूसू किससे संबंधित थी, तो रूसू का संबंध था प्रकृति से ही संबंधित है, रूसू का भी, ठीक है ना। आदर्शवाद पहले, फिर प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है, प्रयोजनवाद है, ठीक है। अगर हम बात करें, यही वाक्य विवेक दयानंद के भी इनसे मिलते जुलते हैं। उन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की और लौटो, या किसका वाक्य था, दयानंद सरस्वती का। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, क्योंकि भारतीय दार्शनिक में ये भी आते हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर का, भारतीय संविधान में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है। अब नोट कर लेना कि ये भारतीय संविधान कहाँ से आ गया, ये फर्स्ट यूनिट में आपका लगा हुआ है, ठीक है ना। आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसलिए इस महत्वपूर्ण पॉइंट को एक अच्छा सा मिश्रण करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सभी आएगा, एक ही आधार पर अगर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो निश्चित तौर पर आपका आंकलन बेहतर रूप से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ है, और संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुता, ये 4-5 पॉइंट लगे हुए हैं। तो न्याय की बात नहीं की गई है, तो हम माने तो उसमें जो है आपके सिलेबस में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के बारे में कहा गया, और न्याय 3 प्रकार की न्याय की बात करता है भारतीय संविधान। तो ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक और डी व्यवहारिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, व्यवहारिक न्याय की बात नहीं की गई है। एसएसटी वालों के लिए भी और जो ग्रुप सी उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 13 नंबर का क्या होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हम देख लेंगे, अगर बात करें तो न्याय की बात 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, 4 पॉइंट हमारे लिए है। स्वतंत्रता की बात करें तो कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई, और बंधुता की बात की गई है, तो यह
तीन प्रकार की बंधुता की बात की, सीधा क्वेश्चन बनेगा। ये चारों के चारों पॉइंट आपके लगे हैं, नोट कर लेना। न्याय लगा हुआ है, स्वतंत्रता लगा हुआ है, समानता लगा हुआ है और बंधुता लगा हुआ है। ये संविधान के अंतर्गत ये चार पॉइंटों को आपको अपने नज़र में, अपने नोट्स में और अपने महत्वपूर्ण इन बिंदु को आपने नोट करना ही करना है। 13 नंबर का प्रश्न है, दिसंबर 1946, इसको 1946 की जगह में 1900, हाँ ठीक है, दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भारतीय संविधान को पेश में भारतीय दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में किसने पेश किया? ठीक है ना। तो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? ए डॉक्टर सच्चिदानंद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी। तो किसने प्रस्तुत किया था इसको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? या बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात आती कि सच्चिदानंद, ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। जब संविधान बन रहा था, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का निर्माण किया गया था, आपको मालूम है, एसएसटी वाले बेहतर रूप से जानते हैं। तो अस्थायी सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें स्थायी सदस्य बनाए गए। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरस्तु के शिक्षा के कौन सा सोपान नहीं बताया? अरस्तु ने शिक्षा के कौन से सोपान नहीं बताया? ए जन्म से 7 वर्ष, बी 7 से 14 वर्ष, सी 14 से 17 वर्ष और डी 14 से 18 वर्ष। तो अरस्तु ने 3 प्रकार के शिक्षा के सोपान बताए थे, उसके अंतर्गत कौन सी सोपान नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 14 से 18 वर्ष उन्होंने नहीं बताया। पहले सोपान में उन्होंने जन्म से 7 वर्ष रखा, दूसरे में उन्होंने 7 से 14 वर्ष रखा और तीसरे में उन्होंने 14 से 17 वर्ष रखा। तो इन 3 सोपान की बात की थी अरस्तु ने। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा पर विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जो संविधान सभा की बात आई तो सर्वप्रथम किसकी विचारधारा में था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए और संविधान सभा इस प्रकार से संविधान का निर्माण होना चाहिए? ए महात्मा गांधी, बी स्वराज पार्टी, सी कांग्रेस पार्टी, डी बाबा साहब भीमराव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम संविधान सभा पे जो विचार किया था वह स्वराज पार्टी का किया था। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है। बाकी यह स्वराज पार्टी के ने सर्वप्रथम इस पर विचार किया था। डॉक्टर भीमराव, इनको जो जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण करता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। सोलह नंबर का प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। एमिल पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, ए बी जॉन डीवी, सी सुकरात और डी जॉन लॉक। तो एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं यह पुस्तक किसकी है? 16 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो एमिल पुस्तक जो है ये किसकी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका रूसू होना चाहिए था। तो एमिल जो पुस्तक है या किसका है? तो यह रूसू का है। इसमें ऑप्शन बी रूसू होना चाहिए था, इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये अरस्तु का नहीं है, जॉन लॉक का नहीं है, रूसू का है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप सही कर लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है, बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 को संविधान सभा में किन शब्दों को जोड़ा गया? देखो, मूल संविधान में कुछ शब्द अलग थे, लेकिन उन शब्दों में कुछ फिर दोबारा जो है 1974 में संविधान सभा में कुछ फेरबदल किया गया। कुछ शब्दों फेरबदल नहीं, कुछ शब्दों को जोड़ा गया। तो जोड़ा गया, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, ठीक है ना। ए लोकतांत्रिक, बी समाजवादी, सी पंथ निरपेक्ष और डी राष्ट्रीय अखंडता। नहीं जोड़ा गया, आप इसको कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक पहले सही था,
समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र अखंडता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो आपको पता होगा, राष्ट्रीय अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है। इनको जोड़ा गया, 76 संविधान संशोधन जोड़ा गया और संविधान आपके उसमें लगा हुआ है। 18 नंबर का प्रश्न है, आत्मज्ञान की प्राप्ति तत्पश्चात विराट पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है या कथन है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति तत्पश्चात विराट पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना है ही शिक्षा है। तो किस यह वाक्य है? ए श्रीमद् भागवत गीता, बी उपनिषद, सी रामायण और डी वेद। तो यह वाक्य किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि 18 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये भागवत गीता से यह वाक्य लिया गया है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? भागवत गीता से लिया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर का। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए सांख्य दर्शन सत्य कार्यवाद, बी न्याय दर्शन असत्य कार्यवाद, सी विशेषिक परमाणुवाद और डी पूर्व मीमांसा मायावाद। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व मीमांसा, यानी डी होगा, ठीक है ना। पूर्व मीमांसा मायावाद नहीं है, जबकि पूर्व मीमांसा अपूर्णवाद है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? अपूर्णवाद कहेंगे हम, ठीक है ना। इसको अपूर्णवाद कहेंगे। देखो सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन में क्या है? अगर सांख्य दर्शन की बात हम करें तो सांख्य दर्शन में किसका उल्लेख किया गया है? तो सांख्य दर्शन में परमाणुवाद, देखो सत्कार्यवाद और परिणामवाद, ठीक है ना। सत्कार्यवाद और परिणामवाद की उल्लेख किया गया। ये सिद्धांत है, उसके दो सिद्धांत है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दर्शन ग्रंथ, सूत्र, प्रकरण और पदार्थ और सिद्धांत, इन भागों में बांटा गया है ना प्रत्येक दर्शन को। न्याय दर्शन की बात करें तो असत्कार्यवाद की बात इसमें आती है, और दूसरा क्या आता है इसमें? पीठरपाक, ठीक है ना। एक आता है इसमें, ये तो है ही, दूसरा आता है इसमें पीठर पाकवाद। दो चीजें हैं। जैसे सत्य कार्यवाद में क्या आएगा? एक सत्य कार्यवाद आएगा, एक परिणामवाद आएगा। न्याय में क्या आएगा? असत्य कार्यवाद आएगा और एक पीठर पाक आएगा। वहीं विशेषक के अंतर्गत क्या आएगा? परमाणुवाद आएगा। एक परमाणुवाद आएगा, एक पीलू पाकवाद आएगा, ठीक है ना। पीलू पाकवाद भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम बात करें तो पूर्व मीमांसा, अभी मैंने पूर्व मीमांसा की बात करी थी, तो इसमें क्या आएगा? अपूर्व आएगा, ठीक है ना। अब मायावाद किससे संबंधित है? मायावाद उत्तर मीमांसा से संबंधित है, ठीक है ना। मायावाद जो है उत्तर मीमांसा से संबंधित है, और इसको क्या कहते हैं? विवर्तवाद भी कहा जाता है, ठीक है ना। विवर्तवाद भी कहा जाता है और मायावाद भी कहा जाता है। तो इन दर्शन से संबंधित सिद्धांत भी आपको थोड़े बहुत आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आपके पहुंच से दूर ना हो। 20 नंबर का प्रश्न है, प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं? ए अरस्तु, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी जॉन डीवी और डी जॉन लॉक। तो प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं 20 नंबर का? तो इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी, आप, ठीक है ना। प्रयोजनवाद से पियर्स को भी माना जाता है, जैसे आपने देखा होगा। इससे संबंधित अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे बेहतर और इसको जो है प्रयोजनवाद को अपने मुकाम पर जो ले गए वह कौन थे? वह जॉन डीवी थे। अगर प्रयोजनवाद में सबसे पहले जो कार्य किया था वो पियर्स ने किया था, उसके बाद विलियम जोन्स ने आगे बढ़ाया था।
और फिर एक नाम आता है इसका सीलर भी आता है, जो ब्रिटेन के रहने वाले, जॉन डीवी कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे, ठीक है ना। ये पूर्व में भी ये चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न पात्र आप पत्र आप करोगे तो वैसे वैसे ही आपके दिमाग में कुछ न कुछ गतिविधियाँ चलेगी। रूसो ने निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि का उल्लेख नहीं किया? ए अन्वेषण विधि, सी स्वयं करके सीखना, डी स्वाध्याय सीखना और डी व्याख्यान विधि द्वारा सीखना। तो रूसो ने किस विधि का उल्लेख नहीं किया गया था? तो इसका सही सही आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी व्याख्यान विधि वाला नहीं होगा, ठीक है ना। अगला 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। व्याकरण की संरचना जीवन की संरचना जुड़ी होनी चाहिए। यह शिक्षा प्रणाली किस दर्शन से संबंधित, किस दर्शन पर आधारित है? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। बस उसका आधार मैंने अलग बनाया है, कुछ वाक्यों को उसी प्रकार से तो क्वेश्चन बनते नहीं, बस अपना आकलन और मूल्यांकन करने के लिए कुछ फेरबदल किया गया है। व्याकरण की संरचना जीवन की संरचना जुड़ी होनी चाहिए, यह शिक्षा प्रणाली किस दर्शन से संबंधित होगी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? यानी डी होगा, यथार्थवाद से संबंधित होगा, ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यूनिट 5 में हम पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं प्रश्नोत्तरी। अगर यूनिट 5 की बात करें तो इसके अंतर्गत यूनिट 5 में 3 प्रश्न पत्र करा चुके हैं। यूनिट 3 में हम 3 प्रैक्टिस सेट प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जबकि यूनिट 1 में हम जो है 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर हम पहुंचेंगे चौथी यूनिट में, या हम दूसरी यूनिट में पहुंचेंगे। दूसरी यूनिट में कुछ बाकी उसमें जो आपके शिक्षण अभिरुचि पहले की हैं सारे उसमें पॉइंट वही हैं। एनसीईआरटी 2020 जो है वो 2-3 जगहों में लगा हुआ है, खैर इसमें तो नहीं है। इसमें इसके अंतर्गत हम नया क्या देखना है हमने, तो नया ये एक तो हमने मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को देखना है, और दूसरा हमने देखना है योग और फिट इंडिया। मैं फिट इंडिया फिट जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था, और इंडिया मूवमेंट उसी के अंतर्गत है जो 2019 में चलाया गया था युवा कल्याण कार्यक्रम के तहत। पूर्व में भी शायद मैं चर्चा कर चुका होगा इसमें। और केस स्टडी हम एक इसमें नया क्या देखेंगे, तो 2 यूनिट जो लगा हुआ है उसके अंतर्गत हम 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करेंगे। एक तो मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अच्छे नागरिक के मापदंड, भूमिका, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे योग और मार्गदर्शन और परामर्श, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा तो समायोजन के अंतर्गत ये पीछे लगा हुआ है। अगर आपने कोई बुक पढ़ी होगी, जैसे कि आपने रीड की बुक पढ़ी होगी, जेडी सिंह की बुक पढ़ी हो, तो उसमें भी ये लगा हुआ है। और योग और फिट इंडिया इसमें जोड़ा गया है स्वच्छता के अंतर्गत। तो मैं चर्चा कर चुका हूँ, 2019 में यह चलाया गया था, और युवा कल्याण कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा यह चलाया गया था। फिर इसमें तीसरा जो यूनिट है नया केस स्टडी, यह आपने देखा होगा, कहाँ पढ़ा होगा आपने, यह अभी जस्ट आपका एग्जाम हुआ था EMRS का, तो उसके तहत भी आप अपना आकलन मूल्यांकन कर सकते हैं कि कैसा पेपर बन रहा है। चौथा इसमें नया क्या जोड़ा गया है, नाटक और शिक्षा, तो इसको भी आपने देखना है। 4 पॉइंट नए जोड़े गए हैं, बाकी वही पेडागोजी के हैं। जो 27 टॉपिक पहले थे उसमें लगभग 8 से 10 से 12 टॉपिक इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे आने वाले प्रश्न पत्रों में। और फिर उसके बाद जब 5वीं यूनिट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो संपूर्ण प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, और संपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर जुलाई में पेपर होता तो मात्र हमारे पास करीबन 2 महीने का समय होगा, तो एक अच्छा समय भी मिलेगा, आकलन भी होगा। तो निश्चित तौर पर अपनी तैयारी आप करते। बात आती कि लगातार की पीडीएफ की बात करूं तो व्यक्तिगत अब देखो व्हाट्सअप नंबर से ज़्यादा मुझे लगता है कि आप टेलीग्राम पर जुड़ते हो, तो टेलीग्राम पर आपको जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और टेलीग्राम लिंक मैं भेज दूंगा तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। और मित्रों एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी निरंतर करते रहेगा। और एक वाक्य, एक कथन, एक जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े गज़ल सम्राट थे दुष्यंत कुमार, उनकी पंक्तियां हर वाक्य एक आदमी को एक उत्कंठा, एक जिज्ञासा जगाने के लिए, एक संघर्ष करने के लिए तात्पर करती है। तो इस पॉइंट से यही होता है कि हम किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए हमें,
तो एक वाक्य उनका काफ़ी प्रसिद्ध है, उनके गज़ल से काफ़ी प्रसिद्ध एक पंक्तियाँ हैं उनकी, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। इस आग का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि आप दूसरों के उसमें आग जलाए, ठीक है ना। आग का मतलब यही है कि संघर्ष करते रहना चाहिए, ठीक है। वो लौह जलनी चाहिए संघर्ष की। जिस प्रकार हम सोते हैं तो हमें रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, अंधेरे में भी किसी न किसी रूप में हम कहीं जाते हैं, हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। बिना रोशनी का कुछ भी संभव नहीं है। तो इसी प्रकार की आग जो है किसी न किसी प्रकार से जलनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस आग से दो तात्पर्य मैं कहूँगा कि एक तो दूसरों को आपने ठेस नहीं पहुँचानी है, आग अपने पर ही जलानी है, अपने पर जलाने नहीं, अपने संघर्ष के लिए जलानी है, ठीक है। तो आप कहीं भी उसका अर्थ निकाल सकते हो, लेकिन उसका अर्थ बेहतर ही निकालेगा। आप कोई भी वाक्य कोई भी कथन पढ़ते हैं, दूसरों को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आप अध्ययन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, तो यह भी ध्यान रखें कि दूसरों को कोई बात नहीं करता, कोई नोट्स नहीं भेजता है, तो उससे संघर्ष करने की आवश्यकता है ही नहीं। उसके कह दो जो है आप ठीक कर रहे हैं। अपनी शालीनता, अपनी नम्रता, अपनी व्यवहारिकता का परिचय देने की कोशिश कीजिएगा। और जब आप गहराई से अध्ययन करते हैं तो यही सबसे बड़ा हथियार हमारे पास होना चाहिए। दूसरों से संघर्ष करने की भूमिका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। तो पहला, आग जलनी चाहिए, है ना। इस आग का मतलब यही है कि दूसरे को भी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। और कहते हैं कि जब आप बेहतर से बेहतर पढ़ते हैं तो माँ सरस्वती कभी भी अपना ऋण नहीं, किसी पर अपना ऋण का बोझ नहीं रखती है। आपको देगी, 10 गुना देगी, 2 गुना देगी, लेकिन आपको मिलेगा, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और कभी भी शिक्षा ऐसी चीज़ है कि वह आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप कहीं पर पढ़ाते हो, कहीं को आप किसी की हेल्प करते हो, तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखा करेगा। कहीं पर कोई दिक्कत होती है उसको मैं ज़रूर पिन कर देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में एक दिक्कत हो गई थी कि उसमें 2000 असहयोग आंदोलन का, लेकिन फिर भी मैंने उसको कर दिया था। और बाकी हिंदी साहित्य समागम के भी अभ्यर्थी अपनी इतनी तालीनता से, इतने संघर्षशीलता से अध्ययन कर रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी।